हेलो फ्रेंड्स, आज ਆਪਾਂ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्ट करवाया होगा आपको। हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक सीख चुके हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट इसके कंसेप्ट पर आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली हम और क्या क्या सीखेंगे, इसके क्वेश्चंस एंड फर्दर इसका कॉन्जुगेट क्या होता है एंड मॉड्यूलस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। अब हम कंसेप्चुअली आगे बढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्दर सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, हाउ वी add, subtract, multiply and divide all the complex numbers and इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नाउ कम टू द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। ये हम ऑलरेडी, मैं आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर बेस बना रही थी तब मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज हम इनको डिटेल में सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस को। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आ रहा है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, अब मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो मैंने ये z के ऊपर बार डाला है, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट के साइन को अगर चेंज कर दिया जाए तो दैट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, हमने रियल पार्ट के साइन को चेंज या कुछ भी और एन अदर उसके साथ इक्वेशन नहीं लगानी, सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना। तो अगर इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया जाए तो दैट इज अ जेड कॉन्जुगेट। ये जो मैंने बार लगाया है दैट इज अ कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा -2 -3 आयोटा। तो अगर इसका z कॉन्जुगेट लिखा जाएगा तो दैट इज -2 + 3 आयोटा, राइट। रियल पार्ट में जो साइन है हम एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज किया जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है, वी नो दैट ये स्टार्टिंग में हमने जब आर्क एंड प्लेन सीखा था तो मान लीजिए हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उस z कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दिया था a प्लस आयोटा b का। तो z मॉड्यूलस क्या होता है, z मॉड्यूलस का मतलब है रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर द रूट। ये कहाँ से आया था, ये हमने जब स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमने शो किया था तो आपको याद होगा मैंने कहा था रियल, ये हमारी रियल एक्सिस होती है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसका मतलब जो रियल नंबर है, जो रियल पार्ट है, इट शोज ऑन द एक्स एक्सिस एंड जो इमेजिनरी पार्ट है इट शोज ऑन द वाई एक्सिस। तो उस बेसिस पर हमने एक एग्जांपल ली थी, मैंने छोटी सी एग्जांपल लिखवाई थी आपको 3 + 4 आयोटा, याद होगा आपको। तो 3 + 4 आयोटा में मान लीजिए ये 3 यहाँ पर है रियल पार्ट हो गया, 4 यहाँ पर है इमेजिनरी पार्ट हो गया। दे बोथ मीट एट द पॉइंट दिस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, 2 डायमेंशन में हमें ऑर्डर पेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा x डिस्टेंस था, ये हमारा y डिस्टेंस है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट यहाँ पे गया z मॉड्यूलस हो गया, यही होता है z मॉड्यूलस a² + b² द रूट, ठीक है। जिसमें हमने आपको एक एग्जांपल दी थी मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए कि अगर कोई ओरिजिन मतलब जहाँ हम खड़े हैं वही हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, हम पहले एक्स एक्सिस पर 3 मीटर्स चले, देन हम वाई एक्सिस पर 4 मीटर्स चले। तो हम अगर डिस्टेंस में हाफ पर देखा जाए तो हमने 7 मीटर डिस्कस किए, डिस्टेंस जो है वो कवर किया, बट ये हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो z मॉड्यूलस के साथ शो की जाती है एंड z मॉड्यूलस। अब इसको अगर आप z मॉड्यूलस के साथ साथ इसको एक और रूल के साथ देखते हो तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर द रूट।
तो जिस मर्जी तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर जो मॉड्यूलस की है वो वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं, हम मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस केस में आप एक फॉर्मूला याद रखिए, दिस इज योर जेड मॉड्यूलस। इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड द स्क्वायर द रूट। इट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी हमें, क्योंकि हम यहाँ मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। तो मॉड्यूलस जो होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। अब इसमें एक और बहुत ही खास पॉइंट है जो आप नोट कीजिएगा कि इसके जो क्वेश्चन जो है दे आर नॉट डिफिकल्ट, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसका हमेशा हमने ध्यान रखना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई भी रूल जब अप्लाई कर रहे हो तो वो रूल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होगा। सबसे पहले वो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट लिखा, ध्यान से देखिए, ये आपको प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, मतलब रियल पार्ट अलग दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट अलग दिख रहा है। ऐसे ही जब आप मॉड्यूलस निकाल रहे हैं उसमें भी हमें रियल पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी पार्ट अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं तो उसमें डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया जाता, उसमें हमें पहले उसे सॉल्व करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी है एंड देन फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको करवा रही हूँ छोटी सी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या लिखा जा रहा है। मान लीजिए मैंने एक z इक्वेशन आपको दी है, मैंने कहा है फाइंड मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 3 + 2 आयोटा अपॉन 4 5 + 6 आयोटा, लेट इट, मैंने ऐसे लिखा ना। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 5 - 6 आयोटा 5 - 6 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू 15 18 आयोटा 10 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये आ गया a + b a - b, दैट इज a² - b² होता है वैसे, लेकिन आयोटा स्क्वायर होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका बन गया 15 एंड ये माइनस जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हमने -1 यूज किया तो दिस इज प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू यूज कर ली हमने। 15 + 12 ये आ गया 27 -8 आयोटा अपॉन 25 + 36 दैट इज 1561 61। तो ये आ गया आपका रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये अब हमें मिला है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकालेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या है, 27/61 प्लस 8/61 आयोटा, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। और अगर आपसे बोला जाए इसका मॉड्यूलस निकालिए तो मॉड्यूलस इज रूट रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर, राइट, दिस इज योर मॉड्यूलस। अब ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया क्योंकि बेटा हर बार हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि जिसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, आगे फर्दर हम आर्ग्यूमेंट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व जब आपको करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले फॉर्म बनाई जाएगी, जैसे यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाने के बाद हम उसकी जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है देन हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस किस तरीके से निकाला जाए। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एंड दे आर
अब अच्छा देखिए, हमने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका z कॉन्जुगेट लिखती हूँ तो कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b, यही होगा। ऐसे ही सपोज करो, अब मैं एक और आपको इसको आर्गेंट प्लेन से जोड़ के सिखाती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट नॉट टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड रूट में माइनस को सॉल्व करना, नहीं। इसको जब हम कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ते हैं तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे देखिए, मैं इसका z कॉन्जुगेट है उसको आर्गेंट प्लेन में आपको एक इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है जिसका रियल एंड इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखी थी, मैंने z कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा जो हमने लिया, मान लीजिए ये 3 है ये 4 है, तो ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 + 4 आयोटा। अब सेकंड का कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जिसमें x जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है वो पॉजिटिव होगा, राइट। ऐसे ही थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर लो, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, राइट। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जिसका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये अगर z है तो ये जो है अगर इसी को देखा जाए, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये z कॉन्जुगेट है, ये z कॉन्जुगेट हुआ। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं इस पार्ट को देखती हूँ, तो ये जो z है इसी का -z है, -z हुआ ये, क्योंकि अगर मैं इस z ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कर दूं, तो नेगेटिव करने का मतलब हुआ -3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज -3 - 4 आयोटा, ये आएगा, ये आ गया -z। अब मान लीजिए -z माइनस जो है इसका हमने फिर से कॉन्जुगेट कर दिया, तो ये आ गया -3 - 4 आयोटा द कॉन्जुगेट, तो ये बन गया -3 + 4 आयोटा। आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट के केस में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। तो ये पॉइंट जो हमें मिला है ये हमारा क्या है, -z कॉन्जुगेट। ध्यान से देखो, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वही कॉम्प्लेक्स नंबर जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा गया, -z कॉन्जुगेट। वही कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो वो बन गया -z, है ना। फोर्थ में गया तो वो z कॉन्जुगेट है। ध्यान से देखो, जब ये अब सपोज करो मैं इन्हीं चारों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारी 2 डायमेंशन में लाई कर रहे हैं, अगर इनको आपस में मीट करवा दूं, ये देखिए ये सपोज करो यहाँ पर लाई कर रहे हैं चारों, ये यहाँ पर लाई, इन सबको मीट करवा दिया तो ये हमें क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो z है z कॉन्जुगेट -z एंड -z कॉन्जुगेट, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट कर दिया जाए, उसका नेगेटिव ले लिया जाए, उसके नेगेटिव का कॉन्जुगेट कर दिया जाए, तो ये क्या होते हैं, दे आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वर्टेक्स होते हैं ये, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम बार बार ऐसे पॉइंट्स यूज करते हैं। जैसे अब ये तो आपको सिखाया कॉन्जुगेट के अंदर कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं, उसका नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव का अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो इससे हमें जो 4 वर्टेक्स मिलेंगे वो 4 वर्टेक्स किसके होंगे, वो एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे, रेक्टेंगुलर बनेगा वहां से। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट यूनिटी करते हैं तो वहां से हमें
एक ट्रायंगल मिलती है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग पॉइंट और अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग रूल में हम कॉम्प्लेक्स के साथ जब कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमें इक्वेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसका अगर कॉन्जुगेट कर दे, उसका नेगेटिव कर दे, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉन्जुगेट कर दे, तो जो चार वर्टेक्स हमें मिलेंगे उन चारों को मिला के हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है बेटा। नोट डाउन कीजिए कि एक रेक्टेंगल मिलती है। अब इसकी अनदर दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड सो ऑन की बात करते हैं। सेकंड केस है हमारे पास, ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी, सेकंड देखिए बेटा। सेकंड है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें वापस मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इवन टाइम एंड ऑड टाइम में से चेंज कर देते हैं, तो इसे n टाइम तक की बात करते हैं, n टाइम। अब एक एग्जांपल फिर से छोटी सी लेते हैं। हमने z कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैंने लिया 2 - 3 आयोटा, इसका अगर कॉन्जुगेट कर दिया तो दिस इज 2 + 3 आयोटा, एंड इसका फिर एक बार कॉन्जुगेट कर देते हैं। इसका एक बार फिर कॉन्जुगेट किया तो क्या मिला, 2 - 3 आयोटा। देखो ध्यान से क्या वापस मिल गया, z वापस मिल गया ना, है ना। इट शोज कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इवन टाइम कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें z मिलेगा, और अगर ऑड टाइम्स कॉन्जुगेट करते हैं तो z कॉन्जुगेट के बराबर होगा। यानी कि अब इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट अगर हम उसका n टाइम्स करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन, राइट। इस पे n पर डिपेंड करता है। इफ n इज ऑड that is equal to z conjugate, and if n is even that is equal to z। क्योंकि हर बार अब आपको बोल दिया जाए 100 टाइम या 101 टाइम आपको कॉन्जुगेट करना है, तो इतनी बार बेटा करके नहीं देखा जाएगा। वहां डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती हैं कि अगर n टाइम्स कॉन्जुगेट किया, n टाइम्स में अगर n इवन है तो वो z के बराबर होगा, और अगर n ऑड है तो ये z कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट अगर आपस में ऐड कर दिए जाए, दोनों आपस में ऐड कर दिए जाए, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स रियल ऑफ z। करके देख लीजिए, चाहे सपोज करो यही एग्जांपल हम जो ले रहे थे इसी में मैं आपको सॉल्व करके सिखाती हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z कॉन्जुगेट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, z + z कॉन्जुगेट कर दूँ, तो क्या मिलेगा, 2 - 3 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। ध्यान से देखो, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गए, इसे लिख सकते हैं 2 × 2। वैसे तो 4 है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करवाने के लिए मैंने इसे लिखा 2 × 2। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 क्या है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z ना। इसका मतलब 2 टाइम्स रियल ऑफ z। तो यही हमने प्रॉपर्टी अभी लिखी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में ऐड कर दिए जाए तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज 2 टाइम्स रियल ऑफ z। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट है कि अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। तब इमेजिनरी पार्ट हमें मिलता है, तब रियल कैंसल हो जाता है। जैसे इसी को अगर सपोज करो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, मैं यहाँ अब इसको फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। देखिए इसी एग्जांपल से हम ले रहे हैं, तो ये था 2 - 3 आयोटा, दिस इज योर z, माइनस 2 + 3 आयोटा। तो इसे सॉल्व अगर करोगे, ब्रैकेट ओपन अगर हम करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, -3 आयोटा -3 आयोटा, इसका मतलब 2 टाइम्स -3 आयोटा,
ये लिखा जाएगा, ये जो 2 टाइम्स -3 आयोटा है, ये देखिए -3 आयोटा -7 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा इमेजिनरी पार्ट है हमारा, तो ये बन गया 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z, so that is equivalent to 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो दैट इज 2 टाइम्स रियल ऑफ z, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दैट इज 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालो या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा z का कॉन्जुगेट मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस निकाला जा रहा है अब यहाँ पर, इन सबकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अब जैसे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हैं तो जब उसका मॉड्यूलस निकाला जाएगा तो चाहे उसकी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, लेकिन मॉड्यूलस के कारण वो सारे जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। अब इस तरीके से देखो, ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपने लिया z है हमारा 2 - 3 आएगा, अगर मैं इसका z मॉड्यूलस निकालूं तो √2² + 3² -3² चाहे ले लो, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि माइनस कंसिडर किया जाता है, तो माइनस अगर कंसिडर भी करते हो तो -3² दैट इज इक्वल टू 4 + 9 √13, ये आ गया, ये आ गया z का। अब मान लो z कॉन्जुगेट ले लिया, तो z कॉन्जुगेट क्या है, 2 + 3 आयोटा, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज कर दिया। तो इसका मॉड्यूलस ले लीजिए, इसका मॉड्यूलस लोगे तो वही 2² + 3² का रूट दैट इज √13। ऐसे ही अब -z ले लो, तो -z क्या होगा, -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, -z मॉड्यूलस ले लीजिए तो दैट इज -2² + 3², द रूट दैट इज √13 अगेन। अब ले लो माइनस आयोटा, आयोटा z, ये आयोटा z, अब z की वैल्यू है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ यूज करती हूँ वैल्यू आयोटा 2 - 3 आयोटा, तो ये आपके पास बन गया 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यूज किया तो ये हो गया +3। अब सपोज करो मैं आयोटा z का कॉन्जुगेट भी साथ ही ले लेती हूँ, तो कॉन्जुगेट लिया वो हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब इस आयोटा z कॉन्जुगेट का अगर मॉड्यूलस निकाल देते हैं तो फिर से क्या बना बेटा, 3² + 4² √13, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब चाहे आयोटा z का निकालो चाहे आयोटा z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो, एक ही बात है, दे ऑल आर सेम, इनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब ये प्रॉपर्टीज बेटा हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारी कहाँ हेल्प करती है, ये हमारी हेल्प करती है जब अपने पास इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली हर बार ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेके सॉल्व नहीं करते, वहाँ पे हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि ये किस तरीके से प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके लिखा जा रहा है। अदरवाइज यू हैव टू लर्न दिस, दैट इज कि z अब लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है, हमने इसको समझा है, ऐसा क्यों है, इन सबको इक्वल क्यों लिखा हुआ है, दिस इज द रीजन कि हमने इन सबको इक्वल क्यों लिखा हुआ है। तो इनकी इक्वालिटी लिखने के पीछे ये रीजन था। अब इसको आपको समझ आ गया, हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, अब आपको फाइनली इसे हमें ग्रैब करना है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो इक्वल होती है। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज एंड अभी नेक्स्ट करते हैं, पहले इनको आप ध्यान से नोट कीजिए कि मैं रिपीट एक बार करती हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो चल रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। z का जो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, आगे जाके आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है
कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करना, मॉड्यूलस का मतलब होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई यहाँ पर कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट कर दे, उसका नेगेटिव कर दे, नेगेटिव का कॉन्जुगेट कर दे, तो जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेंगे दे आर वर्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हमने की कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इवन टाइम कॉन्जुगेट करें या ऑड टाइम कॉन्जुगेट करता, मतलब 2 बार कॉन्जुगेट किया, 3, 4, 5 जितनी बार भी कॉन्जुगेट करते हो, तो अगर ऑड टाइम कॉन्जुगेट करते हो तो वो z कॉन्जुगेट के बराबर होगा, और अगर इवन टाइम कॉन्जुगेट करते हो तो वो z के बराबर होगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो तो दैट इज 2 टाइम्स रियल ऑफ z के बराबर, अगर माइनस कर दो तो 2 टाइम इमेजिनरी ऑफ z। एंड देन फोर्थ इज कि इन सब की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम होती है। किस किस की? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो, माइनस z का मॉड्यूलस निकालो, आयोटा z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो, या आयोटा z का कॉन्जुगेट निकालो, दे ऑल आर सेम। इन सब की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम है, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिखते हैं, 6th प्रॉपर्टी, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम हो, उसका मतलब क्या होगा? आपको बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर कॉन्जुगेट कर दिया वो भी सेम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो है वो प्योरली रियल है। जिसका प्योरली रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो z इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल का केस होगा, राइट? अब नेक्स्ट है 7। मान लीजिए z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालो, या कॉन्जुगेट निकाल के उनको आपस में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर सेम। इसी तरीके से माइनस का केस होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के माइनस करो, एक ही बात होती है। देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट निकाला जाए या दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं इनको डायरेक्ट लिख रही हूँ, इनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 9 कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का कॉन्जुगेट निकाला जाए तो दैट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। एंड कंडीशन हमेशा याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर का केस आता है कि जो डिनोमिनेटर होता है दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही बच्चा एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? z मॉड्यूलस स्क्वायर के बराबर होता है। मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, ये बार बार क्वेश्चन में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, आप ध्यान से देखना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 - 4 आएगा, z कॉन्जुगेट उसका क्या हो जाएगा? 3 + 4 आएगा, राइट? ये होगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, z और z कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा एंड 3 + 4 आयोटा। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, तो ध्यान से देखिए a - b a + b दैट इज इक्वल टू a² - b², तो 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस होगी।
तो ये आ गया आपके पास 25, ये देखो ये आ गया जेड जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये जो जेड जेड कॉन्जुगेट आया ये 25 के बराबर आया। और दूसरा, अब इस केस में अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालूं तो मॉडुलस होता है रूट रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू रूट 25 होगा ना। अगर मैं z मॉडुलस है मेरे पास रूट 25, तो मैं अगर z मॉडुलस द स्क्वायर कर दूं तो ये 25 के बराबर हुआ। इसका मतलब 25 इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज z मॉडुलस इज इक्वल टू z मॉडुलस द स्क्वायर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार यूज हम इस प्रॉपर्टी को करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, z मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होगा। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड अभी इसकी प्रॉपर्टीज मॉडुलस के साथ और होती हैं, जैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में मॉडुलस यूज किया जाता है, उनके साथ भी अब हम इसे मर्ज करेंगे। एंड एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करके उसकी पावर इंक्रीज करो या पावर इंक्रीज करके कॉन्जुगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे बोथ आर सेम, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक हमारे पास और होता है कि अगर हमारे पास है द सम एंड प्रोडक्ट, पहले मैं लाइन लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ two complex number are real if and only if z यानी कि if and only if they are conjugate of each other। क्या मीनिंग हुआ इसका, मैंने पॉइंट लिखा है कि अगर कोई इफ एंड ओनली मतलब तब भी हो सकता है सिर्फ, है ना, क्या द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो रियल होगी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो दिए गए हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जैसे अब मैंने इससे पहले ये एग्जांपल एक सॉल्व कर दी है, मैंने लिखा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मैंने लिया, अब इनकी प्रोडक्ट की यहाँ पे ये देखिए z और z कॉन्जुगेट किया, प्रोडक्ट का केस दिखा दिया मैंने आपको, ऐसे ही सम का केस भी आप ले सकते हो। तो प्रोडक्ट का केस क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, ये रियल आया था, ये रियल कब है, इफ दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो रियल होगी, अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो रियल नहीं होगी। सेम फॉर द सम के लिए भी यही बात सेम की जाती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो रियल होगा अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ऐसे ही इफ एंड ओनली का मतलब होता है फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, अगर दोनों कॉन्जुगेट हैं तो सम प्रोडक्ट जो है वो रियल होगा, एंड इफ सम प्रोडक्ट जो है वो रियल है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दे आर कॉन्जुगेट, राइट। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब इनके बेसिस पे और मॉडुलस के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये मैंने आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, अब पहले कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिखते हैं एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। राइट डाउन, मैंने बीच में एक दो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी साथ ही सिखा दी है। मॉडुलस की अब सम बेसिक प्रॉपर्टीज पहले मॉडुलस की लिख लेते हैं।
मॉड्यूलस वी नो दैट z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर उसका मॉड्यूलस निकाला जाए तो दैट इज रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर, राइट। ऐसे ही अब मान लीजिए z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनको ऐड करके मॉड्यूलस निकालोगे या मॉड्यूलस निकाल के ऐड करोगे तो एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम फॉर सबट्रैक्शन, ठीक है। z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उसका मॉड्यूलस निकालो या मॉड्यूलस निकाल के उसको मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। z1 z2 डिवाइड करके मॉड्यूलस निकालो या मॉड्यूलस निकाल के डिवाइड करो, एक ही बात होती है, बट कंडीशन इज z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और हमने लिखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, उसके नेगेटिव का मॉड्यूलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, उसके आयोटा z का मॉड्यूलस एंड आयोटा z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस अगर निकाला जाता है तो दे ऑल आर सेम, इन सबकी वैल्यू जो है वो सेम फाइंड आउट होती है, ठीक है बेटा। और हम लिखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल के उसकी पावर इंक्रीज करो या पावर इंक्रीज करके मॉड्यूलस निकालो, एक ही बात है। ये सारी बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिनको लिखना और सीखना जरूरी है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होना चाहिए हाउ वी डू इट। इनको करने, क्वेश्चंस को फ्रिक्वेंटली एंड वेरी फास्ट और बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज का आना ज़रूरी होता है, इन प्रॉपर्टीज का पता होना ज़रूरी होता है कि इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से क्वेश्चंस में लगाया जाता है। दे आर नॉट डायरेक्टली राइट डाउन इन द पेपर्स, बट इनको यूज करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं, ना कि इनको डायरेक्टली एज इट इज लिखा जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इनके थ्रू हम क्वेश्चंस में लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा z है, आपके पास 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 - 6 आयोटा मॉड्यूलस निकालो, है ना। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कौन से 2 वेज हैं? पहले तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको डिवीजन करेगा। इसकी डिवीजन मतलब, अब डिवीजन किस तरीके से की जाती है? डायरेक्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के बाद जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है उसको मॉड्यूलस निकाल दिया जाएगा। एंड ऑल्सो वी राइट इट एज 3 + 4 आयोटा मॉड्यूलस अपॉन 5 - 6 आयोटा मॉड्यूलस। ये गलत नहीं होगा, दिस इज राइट ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। चाहे पहले इस पूरे को सॉल्व करो, जैसे मैंने ये लिखा, ये देखिए z1 अपॉन z2 करो एंड देन मॉड्यूलस निकालो, या पहले z1 मॉड्यूलस अलग से सॉल्व कर लो, z2 मॉड्यूलस अलग से सॉल्व कर लो एंड इसकी डिवीजन कर लो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई की जाती हैं प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली फटाफट से सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट बच्चे। अब इसके बाद हमारे इसके क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट बेसिस पर हम इनइक्वालिटी में मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखते हैं। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, नॉट फॉर योर स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम में बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, यही जो मैं आपको सिखा रही हूँ, है ना, फटाफट से क्वेश्चन जो सॉल्व की जाती है वो पूछे जाते हैं। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाती है तो वहाँ थोड़ा हटके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली की बजाय थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा जाता है, जो कोऑर्डिनेट के साथ मर्ज हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो किसी और
ये बोल सकते हो कि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो वो किसी और यूनिट के साथ जब मर्ज हो जाता है तो वो उसका पार्ट जो है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोऑर्डिनेट का इसका पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। एक और मेरे दिमाग में प्रॉपर्टीज की आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, उसे भी लिख लीजिए कि एक z कॉम्प्लेक्स नंबर और अगर उसका कॉन्जुगेट जो है अगर वो दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/z, या हम लिख सकते हैं कि जो z है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, z 1/z कॉन्जुगेट, कैन इट मस्ट बी z नॉट इक्वल टू 0 जो है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में अप्लाई की जाती है कि अगर z और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है तो उस केस में z कॉन्जुगेट जो है वो 1/z के बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है, एंड जो z है दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।